हेलो एवरीवन। सो अब हम आज चलते हैं आगे अपने पार्ट 3 पर। सो हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी, वेव स्पीड एंड वेवलेंथ के बारे में। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एन जो है हमारा क्या है, यहाँ पे एन इज अवर फ्रिक्वेंसी, टी जो है दोस्तों वो हमारा टाइम पीरियड है। यहाँ पर इसका टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेटिंग बॉडी। जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसके टाइम पीरियड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ आ रही है, भी सही हो जाएगी 2 मिनट में। ठीक है। तो ऑसिलेटिंग बॉडी के टाइम पीरियड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उसके बाद लेमडा जो है हमारा वेवलेंथ है। ऑसिलेटिंग बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जो लेमडा है वो हमारा क्या है दोस्तों, वेवलेंथ है। ठीक है यहाँ पर। ओके। सो और लेमडा वेवलेंथ है। ठीक है। अब हम अगर पता करें कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी हमारी बॉडी के 30 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन हाउ मेनी, इन 30 सेकंड्स, कितना होगा वो मान लीजिए लेमडा है। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड में कितना करेगा कवर, अगर 30 सेकंड में इतना है तो 1 सेकंड में लेमडा बाई टी हो जाएगा। ठीक। और यही लेमडा बाई टी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा बाई टी। ठीक। इसको और लिख सकते हैं वी बराबर एंड वी बराबर लेमडा 1 बाई, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये 1 बाई टी किसकी वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी की, तो एन लेमडा, इसको लिख दिया हमने वी बराबर एन लेमडा। तो यही हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो कि रिलेशन बताता है। तो स्टेशन को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ से ऐसे याद रखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है। स्पीड v इज इक्वल टू एन लेमडा, इस फॉर्मूले का v बराबर एन लेमडा। ठीक। v बराबर एन लेमडा। ठीक। कहीं कहीं सॉरी यहाँ पे एन दिया कुछ और बन गया। हाँ, ये कहीं कहीं जो होते हैं वो म्यू बनाए थे इसको इस तरह से, लेकिन वो सही नहीं लगेगा, दोनों एक तरह से आते हैं, इसलिए हम इसको फ्रिक्वेंसी बराबर v बराबर एन लेमडा। ठीक है। याद होगा आपका फॉर्मूला, बहुत लोगों को याद ही होगा ये फॉर्मूला, तो जरूरत नहीं है पढ़ने की, अगर याद है तो। फिर आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं साउंड वेव्स के बारे में। ये आपको ज्यादा नहीं पता होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबको याद भी नहीं होगा ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है। तो साउंड वेव्स के बारे में दोस्तों पहले बात करें तो कौन कौन सी वेव्स साउंड वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम बोलते हैं साउंड वेव्स। किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर साउंड वेव्स। ठीक। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर जो होती है, लिख लीजिए यहाँ पे, ये आप नोट कर लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। ये सब लिखने का इस फायदा होता है कि आप इसको याद रखते चलेंगे, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ हमारे, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है। तो पहले जो उससे बात कर रहे थे, तो पहले होता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो और फर्स्ट टॉपिक इज इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या होती है इंफ्रासोनिक वेव्स, तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स वो होती हैं विच आर बिलो व्हाट, बिलो ऑडिबल रेंजेस, बिलो ऑडिबल रेंजेस, वो हमारी क्या होती है इंफ्रासोनिक। ठीक है। अब ऐसा, अच्छा उसके बाद क्या होती है ऑडिबल रेंजेस वाली, कौन सी होती है, ऑडिबल रेंजेस की बात कर लेते हैं। इंटरमेन कौन से साउंड होते हैं ऑडिबल रेंजेस के। ठीक है। राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ रहेगी क्योंकि राइटिंग पैड की वजह से थोड़ा समस्या और लिखने में मुझे। ठीक है। ऑडिबल वेव्स कौन सी होती हैं, तो जिनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज में होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑडिबल रेंजेस। ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं ऑडिबल रेंजेस। अब उसके बाद बचता है हमारा अल्ट्रासोनिक, तो यहाँ लिख देते हैं, लिख देते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक। अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है दोस्तों हमारी, अल्ट्रासोनिक होती है जो 20,000 से ऊपर हो। ठीक है। विच आर अबाउट 20,000 हर्ट्ज, वो हमारी होती है अल्ट्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जिनकी फ्रिक्वेंसी वो हमारी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में। ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक इतना भी हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ वेव्स से रिलेटेड है। ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बात करते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में। ठीक है। चलिए ये लीजिए, स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। स्पीड ऑफ वेव्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में।
तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स जो होंगी वो किसी मीडियम में अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज द स्क्वायर रूट ऑफ ई बाई रो। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा जो ई है वो है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ, ई इज अवर कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या है हमारा, ई इज अवर कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और जो हमारा रो है वो है डेंसिटी ऑफ मीडियम। दोस्तों क्या है रो हमारी, द रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो हमारी रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम को बताती है, ठीक है। अच्छा, अगर स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रिंग्स अगर हम बात करें, यहां पे लिख दीजिए स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स, किस पे बात कर रहे हैं, इन स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। अगर स्ट्रेस कोई खिंची हुई स्प्रिंग है उसमें अगर स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स के बारे में बात करेंगे हम, तो वो क्या होगी, वो हम लिख सकते हैं v बराबर ये v इस तरह से v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m, ठीक है। यहाँ हमारा t क्या है बेटा, t है टेंशन। स्ट्रिंग में टेंशन कितना उसको हम t से लिखते हैं, और m हमारा क्या है, m इज अवर मास, ठीक है। मास किसका है, मास यहाँ पे पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ठीक, समझ गए। तो ये हमारी ट्रांसफर वेव्स के बारे में बात होगी। अब हम किस पे बारे में बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। बढ़ते हैं आगे, और आप लिख लीजिए आप स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड जो है, सो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर एक्सटेंडेड सॉलिड अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फॉर एक्सटेंडेड सॉलिड अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो जो स्पीड होती है वो हमारी होती है v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ। अब इस फॉर्मूले को डिराइव कहाँ से किया गया इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी समय लग जाएगा आपको। b प्लस 4/3 n बाई टी, ठीक, इनको आपको याद रखना है। b हमारा क्या है, b ईटा और d, ये हमारा ईटा है, b ईटा d जो है बल्क मॉडल, यहाँ पे देख लीजिए b जो हमारा है वो हमारा है दोस्तों बल्क मॉडुलस, ठीक। ईटा जो है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये b है लिखा हुआ। ईटा जो हमारा है वो हमारा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है हमारा। और जो हमारा यहाँ पे d बचा है, d हमारा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड, ठीक है, समझ आए। ये हमारी वैल्यूज है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये तीनों वैल्यूज है हमारी। लिक्विड में जो स्पीड ऑफ वेव इन लिक्विड, अब ये किस में थी, सॉलिड में, अब हम स्पीड ऑफ वेव इन लिक्विड, तो हम आगे लिखते हैं स्पीड ऑफ वेव इन लिक्विड, इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में स्पीड ऑफ वेव की बात करें तो उसे लिख सकते हैं v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई डी। बीटा में सॉरी यहाँ पे बी कर लीजिए इसको ऐसे, ठीक है, बी सही रहेगा, वो बीटा बन गया था इसलिए हमने बीटा, ठीक है। बी हमारा पता है हमें, बल्क मॉडुलस से डी हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, ठीक है। अब गैसेस से बात करें तो इन गैसेस, गैसेस के लिए लिक्विड इसका फॉर्मूला क्या होता है, गैसेस के लिए भी फॉर्मूला यही है हमारा v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई डी। बी हमारा बल्क मॉडुलस, डी हमारा डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, ठीक है। लेकिन 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 एक और चीज, न्यूटन के अनुसार, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लिख यहाँ लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस शुड बी, उन्होंने कहा था स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, उन्होंने डिटरमाइन किया था शुड बी, उन्होंने लिखा था स्पीड ऑफ साउंड इन गैस शुड बी, उन्होंने बताया था v बराबर, क्या बताया था, v बराबर p बाई टी, p बाई टी। दोस्तों यहाँ पे p जो है हमारा वो प्रेशर है, ठीक है, d हमारा डेंसिटी है, हमको पता ही है पहले से, तो ये उन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा और चीज जानेंगे, क्या होता है लाप्लास करेक्शन, ठीक है, लाप्लास करेक्शन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं लाप्लास करेक्शन के बारे में। अभी साहब आपको चीज समझ में आएंगी क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं लाप्लास करेक्शन के बारे में, बात कर लेते हैं पहले लाप्लास करेक्शन, ठीक है। लाप्लास करेक्शन क्या था, लाप्लास ने ये बात बताई कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि ई जो है, मान लीजिए ई यहाँ पे क्या है, ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, ई इज द
कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। ठीक, तो इन्होंने लिखा है E बराबर गामा पी, ये इन्होंने बताया। ठीक है, तो इन्होंने लाप्लास का करेक्शन क्या किया, इन्होंने करेक्ट किया स्पीड ऑफ साउंड इन गैस के बारे में बताया। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, जो कि दो हमें बता दी गई थी ना ऊपर, तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस को इन्होंने बताया, यही इनका लाप्लास करेक्शन है। ठीक है, इन्होंने बताया था दैट v इज इक्वल टू गामा p बाई डी। ठीक, इस तरह से उन्होंने बताया था, ये इन्होंने वाली दी थी। और गामा हमारा जो है, गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक, गामा को हम क्या ले सकते हैं, गामा वी कैन राइट इट एज Cp बाय Cv। ठीक है, समझ गए आप? तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था, इस फॉर्मूले को हम हाईलाइट कर लेते हैं चाहे तो इस तरह से। ठीक, इस तरह से। ठीक, ये उनका फॉर्मूला दिया गया था उनके द्वारा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, the ratio of density of nitrogen and oxygen is 14:16. The temperature at which the speed of sound in nitrogen will be same as that of oxygen at 50 ठीक है, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी दे रखा है, इन्होंने पूछा है कि किस टेम्परेचर पर ये इनकी जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वेलोसिटी, हम फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, और इजी करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी बाई हम यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है तो दोनों को सॉल्व तरह के स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से ये हमारी चीज आ जाएगी। ठीक, अब ये हमें पता हो गया। ठीक है, हमारा क्योंकि v जो है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वी शुड नो दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके गाइस, ठीक, अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको, तो लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, इसमें 273 प्लस 55 डिग्री था यहाँ पे, तो प्लस 55 इसको केल्विन में बदल लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का पता करना है हमें। ठीक है, मास हमें पता ही है, डेंसिटी बराबर मास उस फॉर्म में रखेंगे, तो रेशियो दे रखा ना डेंसिटी का, डेंसिटी पर मास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कट गया क्योंकि सेम वॉल्यूम पे, तो ये हमारा 14/16 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ें तो हम इसको सॉल्व लिख सकते हैं Tn बराबर 287 केल्विन, ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा। 287 के केल्विन को डिग्री में बदले तो हमारा आएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो नहीं अच्छा, इसमें यहाँ पे हाँ सॉरी 14 होगा यहाँ पे। ठीक है, 14 होगा सॉल्व कैलकुलेट करने पर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो वैल्यू आएगी 14। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 14। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होगा साउंड पे, एयर में। ठीक है, ये हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारी क्या है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो पहले बात करते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वी विल राइट इट एज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर जो है वो दोस्तों अगर हमारा कांस्टेंट है गाइस, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख देते हैं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, अगर स्पीड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाइन लिख देता हूँ, द स्पीड ऑफ गैस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एक्यूट टेम्परेचर, दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। ये बात आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये मैं डिराइव करा देता हूँ, अदरवाइज मैं क्लास 11 में जो पढ़ाता हूँ उसमें वीडियोज में मिल जाएगा आपको। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो इंक्रीज करेगा विद द टेम्परेचर, तो इसके यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो इंक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज विद स्पीड टाइम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब अगर थर्ड बात करें इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी होता है, ये आपने जनरली ऑब्जर्व भी किया होगा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है, अगर नमी जिसको बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं हिंदी में, तो ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है, तो स्पीड जो होती है मॉइस्ट एयर की वो ज्यादा होती है, द स्पीड ऑफ मॉइस्ट एयर, तो लेते हैं स्पीड ऑफ मॉइस्ट एयर, या ऐसे कर लीजिए, इसके क्या करने के लिए वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन ड्राई एयर, तो वेलोसिटी ऑफ ड्राई। लेकिन ये जो होता है बहुत मतलब इतना नहीं, बहुत ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा, इट इज लिटिल इफेक्ट। ओके,
अब दोस्तों देखते हैं क्या होते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, द वेव्स प्रोपोगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन of medium with a finite velocity। ठीक है, एंड एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो एनर्जी और मोमेंटम जो होती है वो वेव्स के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ती रहती है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मैटर नहीं होता, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मैटर, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। सब सही समझ में आ रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब आगे तरफ बढ़ेंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी इनकी, फाइनाइट, देयर बी फाइनाइट वेलोसिटी एंड एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव्स के बारे में अगर बात करें तो इफ ऑन प्रोपोगेशन, अगर प्रोपोगेट करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम प्रोपोगेट परफॉर्म एस एच एम, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव्स। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन जो है एक्स डायरेक्शन में क्या होगी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस डायरेक्शन में इसको लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी को हम यहाँ पे 2 पाई बाई टी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख दिया v टी माइनस एक्स। ठीक, मतलब आप समझिए k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लेमडा के टर्म्स में हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ओमेगा यहाँ से रिप्लेस हो गया तो यहाँ बचा वी टी। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इसको और भी लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं y बराबर a साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लेमडा। ये भी यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन के फॉर्म्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम एक सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल आपके सामने कुछ इस तरह रहा, ये देखिए, speed of wave, the displacement of y of wave traveling in its direction is y बराबर 10 की पावर -4 sin 600 t 2x plus 5/3। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सवाल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इज द स्पीड ऑफ वेव इन मीटर पर सेकेंड इज। ठीक है, तो यहाँ पे 200 300 600 या 1200 क्या होगी, तो ये हमें सॉल्व करनी है। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड के लिए, तो v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ठीक है, तो यहाँ पे पता है हमें 600, ये क्या है 600, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो के एक्स की वैल्यू यहाँ पे पता ही हमें, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड। इतनी जल्दी कैसे मैंने कर लिया मैं दिखाता हूँ। देखो, फॉर्मूला होता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में कंपेयर करो तो ए की वैल्यू पता ही है हमको 10 की पावर -4, ओमेगा की वैल्यू ये देखिए, एक्स के की वैल्यू ये देखिए। ठीक, अच्छा अच्छा, अभी भी एक डाउट किसी का जायगात होगा, ये थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने शायद यहाँ पे, मैं इसको बता देता हूँ कि ओमेगा टी से इसको इस फॉर्म में कैसे ले आए, ये डायरेक्टली इस फॉर्म में कैसे आ गया, उसके बाद इस फॉर्म में कैसे। तो पहले इस फॉर्म में जान लीजिए। देखिए, लेमडा जो होता है, लेमडा की वैल्यू होती है वी टी। ठीक, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए, अगर ये इक्वेशन बदलना है तो हम लिख दें ए साइन, यहाँ पे कर दीजिए लेमडा अपॉन लेमडा। ठीक, ऊपर लेमडा को हम बदल दें वी, एक मिनट दीजिए, लेमडा अपॉन लेमडा की वैल्यू है वी टी है, तो लेमडा अपॉन लेमडा ओमेगा टी माइनस के। ठीक, ओमेगा को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से 2 पाई बाई कैपिटल टी के फॉर्म में, करेक्ट। तो लिख देंगे ए साइन। ठीक है, ऊपर वाले को लिख दीजिए वी टी लेमडा को, नीचे वाले लेमडा को लेमडा लिख दीजिए। ठीक है, अभी मान लीजिए अंदर तरफ मल्टीप्लाई हो गया इंटू, इस वाले टर्म को बदलना बता रहा हूँ, ये वाला के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा होती है, मैं पता होगी। ठीक है, ये हो गया 2 पाई बाई टी इंटू टी। ठीक है, तो ये टी से टी गया तो बचा वी टी, और बाहर क्या हो गया 2 पाई बाई लेमडा हमारा आ गया। ठीक है, ये समझ में आया, और ये के की वैल्यू होती है तो यहाँ से प्लेस कर दिया, उठा गया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे लेमडा ये वाला अंदर भेज दिया, लेमडा की वैल्यू होती है वी टी, ये वाला लेमडा था इसको अंदर भेज दिया तो लेमडा की वैल्यू होती है वी टी, उसने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ का यूज किया गया। ठीक है, आगे बढ़े, कर लीजिएगा सॉल्व एक बार, फिर बता दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। किसके बारे में, इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। क्या होती है वेव की इंटेंसिटी और क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज अ पावर पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ इंटेंसिटी का मतलब होता है इट इज अ पावर ट्रांसफर्ड। ठीक, कैसे, पर यूनिट
एरिया में, ठीक है, ऑफ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, आई बराबर लिख देंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई ए स्क्वायर, ये हमारा न्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला न्यू स्क्वायर ई न्यू, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ए दोस्तों यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, न्यू जो है वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक हमारा ये नंबर है, ठीक है। इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए लिख के पढ़ाने से ये फायदा होता है कि आप साथ में लिखते चलिएगा हमारे, ताकि आपको भी दोबारा पढ़ने में आसानी रहे। बाकी बुक्स बहुत सारी हैं, पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फिर याद नहीं रहता है दिमाग में कि वो फॉर्मूला कैसे था, उस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे किया था। एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए नोट्स को, फिर उसके बाद तैयारी कीजिए आराम से, कितने भी क्वेश्चन लगाइए, लग जाएंगे सारे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में कह सकते हैं जब नंबर ऑफ वेव्स, कई सारी वेव्स एक जगह पे ट्रेवल कर रही हैं, तो एक ही पॉइंट पर जब मीट करती हैं, व्हेन मोर देन 2 वेव्स और व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स मीट साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, एक साथ किसी पॉइंट पर मीट करती, तो उस इस फिनोमिना को या इसको कहते हैं सुपरपोजिशन, वेव्स सुपरपोज हो गई, ठीक है, सुपरपोज, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स इज नथिंग दैट व्हेन इट इज, मतलब इट इज अ वेरी सिंपल थिंग that when a number of waves travel through a medium simultaneously, suppose the number of waves, so any number of waves are traveling through a medium simultaneously, then एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, इस पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो कोई पार्टिकल है, ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी पार्टिकल, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हमारी जब वेव्स ट्रेवल कर रही है इस तरह से, तो इसमें जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज इक्वल टू the algebraic sum of displacement due to individual wave. The displacement of particle is equal to algebraic sum of displacement due to individual waves. तो मान लीजिए कोई वेव 1, ठीक है, और वेव 2 में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसी बात है, जो वेव 1 में और जो वेव 1 और 2 में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है जो आपको समझ में नहीं आता है, कई बार बुक्स में आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई वेव है हमारी चल रही, यहाँ पे हमें इस पार्टिकल के बारे में देखना कि ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ये जो वेव्स चल रही है इसके साथ में, ये वेव, ये ठीक है वाली, इस तरह से कोई वेव चल रही है, तो जो वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट वही पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, या स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स के बारे में, फिर इनकी इक्वेशन भी निकालेंगे। हेलो एवरीवन, सो अब हम बात चलते हैं आगे अपने पार्ट 3 पर। सो हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड एंड वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एन जो है हमारा क्या है, यहाँ पे एन इज अवर फ्रीक्वेंसी, टी जो है दोस्तों वो हमारा टाइम पीरियड है। यहाँ पर इसका टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेटिंग बॉडी, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसके टाइम पीरियड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ आ रही है, भी सही हो जाएगी 2 मिनट में, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग बॉडी के टाइम पीरियड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसके बाद लेमडा जो है हमारा वेवलेंथ है, ऑसिलेटिंग बॉडी के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जो लेमडा है वो हमारा क्या है दोस्तों, वेवलेंथ है, ठीक है यहाँ पर, ओके। सो और लेमडा वेवलेंथ, ठीक है। अब हम अगर पता करें कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी हमारी बॉडी के 30 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन हाउ मेनी, इन 30 सेकंड्स, कितना होगा वो मान लीजिए लेमडा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड में कितना करेगा कवर, अगर 30 सेकंड में इतना है तो 1 सेकंड में लेमडा बाई टी हो जाएगा, ठीक। और यही लेमडा बाई टी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, ठीक। इसको और लिख सकते हैं वी बराबर एंड वी बराबर लेमडा 1 बाई, इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 1 बाई टी किसकी वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी की, तो एन लेमडा, इसको लिख दिया हमने वी बराबर एन लेमडा। तो यही हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो कि रिलेशन बताता है। तो स्टेशन को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, मैं तरीका बताता हूँ, यहाँ से ऐसे याद रखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। स्पीड v इज इक्वल टू एन लेमडा, इस फॉर्मूले को कहते हैं v बराबर
एन लेमडा, ठीक, v बराबर एन लेमडा, ठीक। कहीं कहीं सॉरी यहाँ पे एन दिया कुछ और बन गया, हाँ ये कहीं कहीं जो होते हैं वो म्यू बना देते हैं इसको इस तरह से, लेकिन वो सही नहीं लगेगा, दोनों एक तरह से आते हैं, इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी बराबर v बराबर एन लेमडा, ठीक है। याद होगा आपका फॉर्मूला, बहुत लोगों को याद ही होगा ये फॉर्मूला, तो जरूरत नहीं है पढ़ने की अगर याद है तो। फिर आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं साउंड वेव्स के बारे में। ये आपको ज्यादा नहीं पता होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सबको याद भी नहीं होगा ये चीज, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर साउंड वेव्स के बारे में, ठीक है। तो साउंड वेव्स के बारे में दोस्तों पहले बात करें तो कौन कौन सी वेव्स साउंड वेव्स होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम बोलते हैं साउंड वेव्स। किसको बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर साउंड वेव्स, ठीक। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर जो होती है, लिख लीजिए यहाँ पे, ये आप नोट कर लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। ये सब लिखने का इस फायदा होता है कि आप इसको याद रखते चलेंगे, साथ साथ आप नोट्स पाते चलिए साथ साथ हमारे, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो पहले जो उससे बात करते थे, तो पहले होता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो और फर्स्ट टॉपिक इज इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या होती है इंफ्रासोनिक वेव्स? तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स वो होती हैं विच आर बिलो व्हाट, बिलो ऑडिबल रेंजेस, बिलो ऑडिबल रेंजेस, वो हमारी क्या होती है? इंफ्रासोनिक, ठीक है। अब ऐसा, अच्छा उसके बाद क्या होती है? ऑडिबल रेंजेस वाली कौन सी होती है? ऑडिबल रेंजेस की बात कर लेते हैं इंटरमेन, कौन से साउंड होते हैं ऑडिबल रेंजेस के, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ भी आएगी क्योंकि राइटिंग पैड की वजह से थोड़ा समस्या और लिखने में मुझे, ठीक है। ऑडिबल वेव्स कौन सी होती हैं? तो जिनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज में होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑडिबल रेंजेस, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑडिबल रेंजेस। अब उसके बाद बचता है हमारा अल्ट्रासोनिक, तो यहाँ लिख देते हैं, लिख देते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक। अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है दोस्तों? हमारी अल्ट्रासोनिक होती है जो 2000 20,000 से ऊपर हो, ठीक है, विच आर अबाउट 20,000 हर्ट्ज, वो हमारी होती है अल्ट्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जिनकी फ्रिक्वेंसी वो हमारी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक इतना भी हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ वेव्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बात करते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में, ठीक है। चलिए ये लीजिए स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स जो होंगी वो किसी मीडियम में अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज द स्क्वायर रूट ऑफ ई बाय रो, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा जो ई है वो है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ, ई इज अवर कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या है हमारा ई इज अवर कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और जो हमारा रो है वो है डेंसिटी ऑफ मीडियम। दोस्तों क्या है रो हमारी? द रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो हमारी रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम को बताती है, ठीक है। अच्छा, अगर स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रिंग्स अगर हम बात करें, यहां पर लिख लीजिए स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स, किस पे बात कर रहे हैं? इन स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, अगर स्ट्रेस कोई खिंची हुई स्प्रिंग है उसमें अगर स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स के बारे में बात करेंगे हम, तो वो क्या होगी? वो हम लिख सकते हैं v बराबर ये v इस तरह से v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m, ठीक है। यहाँ हमारा t क्या है बेटा? t है टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन कितना उसको हम t से लिखते हैं, और m हमारा क्या है? m इज अवर मास, ठीक है। मास किसका है? मास यहाँ पे पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ठीक, समझ गए। तो ये हमारी ट्रांसफर वेव्स के बारे में बात होगी। अब हम किस पे बारे में बात करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। बढ़ते हैं आगे, और अब लिख लीजिए आप स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड जो है, सो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर एक्सटेंडेड सॉलिड अगर हम बात करें,
स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फॉर एक्सटेंडेड सॉलिड अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो जो स्पीड होती है वो हमारी होती है v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, अब इस फॉर्मूले को डिराइव कहाँ से किया गया इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी समय लग जाएगा आपको। b प्लस 4/3 n बाई टी, ठीक, इनको आपको याद रखना है। b हमारा क्या है, b ईटा और d, ये हमारा ईटा है, b ईटा d जो है बल्क मॉडल, यहाँ पे देख लीजिए b जो हमारा है वो हमारा है दोस्तों बल्क मॉडुलस, ठीक। ईटा जो है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये b है लिखा हुआ। ईटा जो हमारा है वो हमारा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है हमारा। और जो हमारा यहाँ पे डी बचा है, डी हमारा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड, ठीक है, समझ आए, ये हमारी वैल्यूज है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये तीनों वैल्यूज है हमारी। लिक्विड में जो स्पीड ऑफ वेव इन लिक्विड, अब ये किस में थी, सॉलिड में, अब हम स्पीड ऑफ वेव इन लिक्विड, तो हम आगे लिखते हैं स्पीड ऑफ वेव इन लिक्विड, इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में स्पीड ऑफ वेव की बात करें तो उसे लिख सकते हैं विल वी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई डी, बीटा में सॉरी यहाँ पे बी कर लीजिए इसको ऐसे, ठीक है, बी सही रहेगा, वो बीटा बन गया था इसलिए हमने बीटा, ठीक है। बी हमारा पता है हमें बल्क मॉडुलस से, डी हमारा क्या है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब गैसेस से बात करें तो इन गैसेस, गैसेस के लिए लिक्विड इसका फॉर्मूला क्या होता है, गैसेस के लिए भी फॉर्मूला यही है हमारा, v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई डी, बी हमारा बल्क मॉडुलस, डी हमारा डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, ठीक है। लेकिन 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 एक और चीज, न्यूटन के अनुसार, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस शुड बी, उन्होंने कहा था स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, उन्होंने डिटरमाइन किया था शुड बी, उन्होंने लिखा था स्पीड ऑफ साउंड इन गैस शुड बी, उन्होंने बताया था v बराबर, क्या बताया था, v बराबर p बाई टी, p बाई टी दोस्तों, यहाँ पे p जो है हमारा वो प्रेशर है, ठीक है, डी हमारा डेंसिटी है, हमको पता ही है पहले से, तो ये उन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा और चीज जानेंगे, क्या होता है लाप्लास करेक्शन, ठीक है, लाप्लास करेक्शन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, बात करते हैं लाप्लास करेक्शन के बारे में। अभी सब आपको चीज समझ में आएंगी क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं लाप्लास करेक्शन के बारे में, बात कर लेते हैं पहले लाप्लास करेक्शन, ठीक है। लाप्लास करेक्शन क्या था, लाप्लास ने ये बात बताई कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि ई जो है, मान लीजिए ई यहाँ पे क्या है, ई इज द कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ई इज द कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ठीक। तो उन्होंने लिखा ई बराबर गामा पी, ये इन्होंने बताया, ठीक है। तो इन्होंने लाप्लास ने करेक्शन क्या किया, इन्होंने करेक्ट किया स्पीड ऑफ साउंड इन गैस के बारे में बताया, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, जो क्योंकि दो हमें बता दी गई थी ना ऊपर, तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस को इन्होंने बताया, यही इनका लाप्लास करेक्शन है, ठीक है। इन्होंने बताया था दैट v इज इक्वल टू गामा p बाई डी, ठीक, इस तरह से उन्होंने बताया था, ये इन्होंने वाली दी थी। और गामा हमारा जो है, गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक। गामा को हम क्या ले सकते हैं, गामा वी कैन राइट इट एज Cp बाय Cv, ठीक है, समझ गया आप। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था, इस फॉर्मूले को हम हाईलाइट कर लेते हैं चाहे तो इस तरह से, ठीक, इस तरह से, ठीक, ये उनका फॉर्मूला दिया गया था उनके द्वारा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। The ratio of density of nitrogen and oxygen is 14:16. The temperature at which the speed of sound in nitrogen will be same as that of oxygen at 50 Fahrenheit, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी दे रखा है, इन्होंने पूछा है कि किस टेम्परेचर पर ये इनकी जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वेलोसिटी, हम फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, और इजी करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो टी बाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को सॉल्व तरह के स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये हमारी चीज आ जाएगी। ठीक, अब ये हमें पता हो गया। ठीक है, हमारा क्योंकि v जो है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वी शुड नो दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके गाइस, ठीक। अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको, तो लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, इसमें 273 प्लस 55 डिग्री था यहाँ पे, तो प्लस 55 इसको केल्विन में बदल लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का पता करना है हमें। ठीक है, मास हमें पता ही है, डेंसिटी बराबर मास उस फॉर्म में रखेंगे तो रेशियो दे रखा ना डेंसिटी का, डेंसिटी पर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कट गया क्योंकि सेम वॉल्यूम पे, तो ये हमारा 14/16 हो गया। ठीक है, तो इसको इसको हम लिख सकते हैं 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ें तो हम इसको सॉल्व लिख सकते हैं टी एन बराबर 287 केल्विन, ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा। 287 के केल्विन को अगर डिग्री में बदलें तो हमारा आएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो नहीं अच्छा, इसमें यहाँ पे हाँ सॉरी 14 होगा यहाँ पे। ठीक है, 14 होगा सॉल्व कैलकुलेट करने पर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो वैल्यू आएगी 14। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 14। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होगा साउंड पे, एयर में। ठीक है, ये हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमारी क्या है, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो पहले बात करते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वी विल राइट इट एज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर जो है वो दोस्तों अगर हमारा कांस्टेंट है गाइस, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख देते हैं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो अगर स्पीड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाइन लिख देता हूँ, द स्पीड ऑफ गैस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। ये बात आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये मैं डिराइव करा देता हूँ, अदरवाइज मैं क्लास 11 में जो पढ़ाता हूँ उसमें वीडियोज में मिल जाएगा आपको। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो इंक्रीज करेगा विद द टेम्परेचर, तो इस यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो इंक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब अगर थर्ड बात करें इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी होता है, ये आपने जनरली ऑब्जर्व भी किया होगा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है, अगर नमी जिसको बोलते हैं आर्द्रता बोलते हैं हिंदी में, तो ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है, तो स्पीड जो होती है मॉइस्चर की वो ज्यादा होती है, द स्पीड ऑफ मॉइस्चर, तो लेते हैं स्पीड ऑफ मॉइस्चर, या ऐसे कर लीजिए, इसके क्या करने के लिए वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन ड्राई एयर, तो वेलोसिटी ऑफ ड्राई। लेकिन ये जो होता है बहुत मतलब इतना नहीं, बहुत ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा, इट इज लिटिल इफेक्ट। ओके, अब दोस्तों देखते हैं क्या होते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, द वेव्स प्रोपोगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ मीडियम विद अ फाइनाइट वेलोसिटी। ठीक है, एंड एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो एनर्जी और मोमेंटम जो होती है वो वेव्स के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मैटर नहीं होता, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मैटर, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। सब सही समझ में आ रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब आगे तरफ बढ़ेंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी इनकी, फाइनाइट, देयर विल बी फाइनाइट वेलोसिटी एंड एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इसी इक्वेशन निकाल लेते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव्स के बारे में अगर बात करें तो इफ ऑन प्रोपोगेशन, अगर प्रोपोगेट करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम प्रोपोगेट परफॉर्म एसएचएम, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव्स। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन जो है एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस डायरेक्शन में इसको लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी को हम यहाँ पे 2 पाई बाई टी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो 2 पाई बाई लेम्डा। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख दिया v t माइनस एक्स। ठीक, मतलब आप समझिए k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लेम्डा के टर्म्स में हमने उसको रिप्लेस कर दिया, ओमेगा यहाँ से रिप्लेस हो गया तो यहाँ बचा वी टी। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इसको और भी लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं y बराबर a साइन 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लेमडा।
ये भी यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन के फॉर्म्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम एक सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सवाल आपके सामने कुछ इस तरह रहा, ये देखिए। स्पीड ऑफ वेव, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन इस डायरेक्शन इज y बराबर 10⁻⁴ sin 600t 2x प्लस 5/3, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सवाल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इज द स्पीड ऑफ वेव इन मीटर पर सेकेंड इज, ठीक है। तो यहाँ पे 200, 300, 600 या 1200 क्या होगी, तो ये हमें सॉल्व करनी है। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड के लिए, तो v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है। तो यहाँ पे पता है हमें 600, ये क्या है 600, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। तो के एक्स की वैल्यू यहाँ पे पता ही हमें, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड। इतनी जल्दी कैसे मैंने कर लिया मैं दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला होता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू पता ही है हमको 10⁻⁴, ओमेगा की वैल्यू ये देखिए, एक्स के की वैल्यू ये देखिए, ठीक। अच्छा अभी भी एक डाउट किसी का जायगा होगा, ये थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने शायद यहाँ पे, मैं इसको बता देता हूँ कि ओमेगा टी से इसको इस फॉर्म में कैसे ले आए, ये डायरेक्टली इस फॉर्म में कैसे आ गया, उसके बाद इस फॉर्म में कैसे। तो पहले इस फॉर्म में जान लीजिए, देखिए लेमडा जो होता है, लेमडा की वैल्यू होती है वी टी, ठीक, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करिए, अगर ये इक्वेशन बदलना है तो हम लिख दें ए साइन, यहाँ पे कर दीजिए लेमडा अपॉन लेमडा, ठीक। ऊपर लेमडा को हम बदल दें वी, एक मिनट दीजिए, लेमडा अपॉन लेमडा की वैल्यू है वी टी है, तो लेमडा अपॉन लेमडा ओमेगा टी माइनस के, ठीक। ओमेगा को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से 2 पाई बाई कैपिटल टी के फॉर्म में, करेक्ट। चलिए देंगे ए साइन, ठीक है। ऊपर वाले को लिख दीजिए वी टी, लेमडा को, नीचे वाले लेमडा को लेमडा ले दीजिए, ठीक है। अभी मान लीजिए अंदर तरफ मल्टीप्लाई हो गया इनटू, सिर्फ इस वाले टर्म को बदलना बता रहा हूँ, ये वाला के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा होती है, मैं पता होगी, ठीक है। ये हो गया 2 पाई बाई टी इंटू टी, ठीक है। तो ये टी से टी गया, तो बचा वी टी, और बाहर क्या हो गया 2 पाई बाई लेमडा हमारा आ गया, ठीक है। ये समझ में आया, और ये के की वैल्यू होती है तो यहाँ से प्लेस कर दिया, उठा गया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे लेमडा ये वाला अंदर भेज दिया, लेमडा की वैल्यू होती है वी टी, ये वाला लेमडा था इसको अंदर भेज दिया, तो लेमडा की वैल्यू होती है वी टी, उसने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ का यूज किया गया, ठीक है। आगे बढ़े, कर लीजिएगा सॉल्व एक बार, फिर बता दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। किसके बारे में? इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। क्या होती है वेव की इंटेंसिटी और क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज अ पावर पर यूनिट एरिया तो सरफेस। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है इट इज अ पावर ट्रांसफर्ड, ठीक, कैसे, पर यूनिट एरिया में, ठीक है, ऑफ सरफेस which is perpendicular to the propagation डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी क्या होती है इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, आई बराबर लिख देंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई ए स्क्वायर, ये हमारा न्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला न्यू स्क्वायर ई न्यू, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ए दोस्तों यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, न्यू जो है वो क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक हमारा पे नंबर है, ठीक है। इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए लिख के पढ़ाने से ये फायदा होता है कि आप साथ साथ लिखते चलिएगा हमारे, ताकि आपको भी दोबारा पढ़ने में आसानी रहे। बाकी बुक्स बहुत सारी हैं, पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फिर याद नहीं रहता है दिमाग में कि वो फॉर्मूला कैसे था, उस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे किया था। एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए नोट्स को, फिर उसके बाद तैयारी कीजिए आराम से, कितने भी क्वेश्चन लगाइए लग जाएंगे सारे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में कह सकते हैं जब नंबर ऑफ वेव्स, कई सारी वेव्स एक जगह पे ट्रेवल कर रही हैं, तो एक ही पॉइंट पर जब मीट करती हैं, व्हेन मोर देन 2 वेव्स और व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स मीट साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, एक साथ किसी पॉइंट पर मीट करती, तो उस इस फिनोमिना को या इसको कहते हैं सुपरपोजिशन, वेव्स सुपरपोज हो गई, ठीक है, सुपरपोज, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स इज नथिंग दैट व्हेन इट इज, मतलब इट इज अ वेरी सिंपल थिंग that when a number of waves travel through a medium simultaneously, suppose the number of waves are traveling
थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली, देन एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, इस पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो कोई पार्टिकल है ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी पार्टिकल, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए वेव्स ट्रेवल कर रही है इस तरह से, तो इसमें जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तो मान लीजिए कोई वेव 1, ठीक है, और वेव 2 में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सही सी बात है, जो वेव 1 में और जो वेव 1 और 2 में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है जो आपको समझ में नहीं आता है, कई बार बुक्स में आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई वेव है हमारी चल रही, यहाँ पे हमें इस पार्टिकल के बारे में देखना कि ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ये जो वेव्स चल रही है इसके साथ में, ये वेव, ये ठीक है वाली, इस तरह से कोई वेव चल रही है, तो जो वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट वही पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, या स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स के बारे में, फिर इनकी इक्वेशन भी निकालेंगे।